हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज हम फिर से स्वागत करते हैं आप सबको एक नए एपिसोड के साथ। आज तक आप लोगों ने मुझे देखे हैं कि कुछ टॉपिक लेके आके आप लोगों को मैं डिस्टर्ब करता हूँ, कहीं ना कहीं कुछ स्टडी हम लोग करते रहते हैं। मुझे नहीं पता कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस सबके पास पहुँचता है कि नहीं, लेकिन आज जो चीज़ हम लोग करने वाले हैं उससे ज़रूर ज़रूर आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा आप लोगों को पहुँचेगा। जैसा कि हम लोगों ने कमिट किया था कि हम लोग एक नए सीरीज ला रहे हैं जिसका नाम है हे सोशल वर्कर, जिसमें हम लोग अलग अलग जगह से, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से सोशल वर्कर्स, एक्टिविस्ट लोगों को हम लोग बुलाएंगे और उनसे हम जानेंगे कुछ सवाल जो आप लोगों के मन में हैं। जो सवाल हमारे पास आप लोगों ने भेजे हैं वही सवाल आज हम लोग करेंगे। तो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पावक सरकार। वेलकम सर, आपका बहुत थैंक बहुत यू। स्वागत है हमारे इस छोटे से एपिसोड में, जहां हम लोग कोशिश करते हैं स्टूडेंट को प्रोफेशनल एक्सपोजर देने के लिए। कुछ उन लोगों का सवाल होता है, उन लोगों तक जवाब हम लोग पहुंचा देते हैं, क्योंकि जब स्टूडेंट रहते हैं तो लोगों के मन में बहुत सारे अलग अलग सवाल रहते ही हैं। सो स्टूडेंट जो हमारे साथ आज मौजूद हैं स्टूडियो में, उनको मैं क्या ही इंट्रोड्यूस करूँगा। मेरे पास शब्द कम है, क्योंकि मैं उनके साथ जुड़ा हुआ था और मैं उनके साथ काम भी किया हूँ, तो मुझे मालूम है उनके अंदर कितना नॉलेज है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता सकता हूँ कि एक सोशल एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर, पब्लिक रिसर्चर, रूरल हेल्थ के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा नॉलेज है। और इसके अलावा भी बहुत सारे फील्ड में हम लोग बातचीत करते करते हम लोगों को पता चल ही जाएगा। सो वेलकम सर, डॉक्टर पावक सरकार आज हमारे साथ है। सो नमस्कार। सो सर, थोड़ा सा मैं शुरू करना चाहूँगा, आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड किस तरीके से आपने शुरू किया, फिर आप अभी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा हमारे स्टूडियो में स्टूडेंट लोगों को बताइए। अच्छा, एक्चुअली अगर मैं अपना बैकग्राउंड बताऊं तो शायद जो आपके दर्शक है, जो स्टूडेंट है, तो थोड़ा बहुत निराश होंगे, क्योंकि अनलाइक व्हाट दे आर परस्यूइंग, मैंने उस तरह अपना करियर शुरू नहीं किया था। तो मैं बेसिकली एक बायोकेमिस्ट था। मैंने अपनी पढ़ाई कलकत्ता यूनिवर्सिटी में की, बायोफिजिक्स डिपार्टमेंट से मैंने मेरे मास्टर्स किया। उसके बाद मैं बायोकेमिस्ट्री रिसर्च के लिए मैं टेक्सास, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास में था, और वहाँ से पीएचडी की। उसके बाद 4 साल मैंने बायोकेमिस्ट्री फील्ड में, स्पेशली डायग्नोस्टिक डेवलपमेंट में काम किया, 4 साल यूएस गवर्नमेंट के साथ। फिर अचानक मुझे कुछ ऐसा हुआ, और मैं शायद थोड़ा बहुत उसके बारे में बाद में बताऊंगा, कि मुझे लगा कि लैब में बैठ के काम करने के साथ साथ हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि एक्चुअल फील्ड में क्या हो रहा है, फील्ड की क्या बातें हैं, लैब की चीज़ें फील्ड तक पहुंच रही है, अगर नहीं पहुंच रही है तो क्यों और कैसे पहुंचाया जा सकता है। तो उसी कीड़े ने जब मुझे काटा, तो मैंने अपना नया जीवन शुरू किया। मैं कहना चाहता हूँ ये मेरा सेकेंड इनिंग्स था। और फिर धीरे धीरे 8 साल हो गए हैं, मैं अभी भी इस फील्ड में बहुत कुछ सीख रहा हूँ, बहुत कुछ जान रहा हूँ, नए नए लोगों से मिल रहा हूँ, नए लोगों से बातें कर रहा हूँ, जान रहा हूँ। तो इट्स बीन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। मतलब मैंने जितना भी सीखा है, मैंने जितना भी सुना है, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पर मैं ये कह के शुरू करना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स जो एक डिग्री पर ले रहे हैं, वो सिर्फ वो नहीं है। हम सब स्टूडेंट्स हैं, हम लोग रोज सीखते हैं। रोज हम लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और अगर हमें वो सीखने की मुझे लगता है कि अगर सीखने की का जुनून हो या सीखने का मन हो, तो हम लोग हर पूरा जीवन स्टूडेंट रह सकते हैं। सो फॉर द स्टूडेंट्स जो ये देखेंगे, मेरा पहला एडवाइस होगा कि कभी भी, लाइक अंग्रेजी में बोले तो, डोंट एवर स्टॉप बीइंग अ स्टूडेंट। ओके, सो हम लोग क्या नेक्स्ट पार्ट में जा सकते हैं या? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, थैंक यू। सो थैंक यू। जितने भी व्यूअर्स हैं, आप लोगों को अब पता चल गया है कि सर का जो करियर है
वो देश से होके बाहर विदेश तक फिर उनको खींच के लाया गया है, कुछ मोटिवेशन उसमें काम कर रहे हैं, सर ने बताया। तो ये चीज़ हमें थोड़ा-सा और एक एंगल और एक एस्पेक्ट में हमें झोंकता है कि सिर्फ़ जब हम लोग सोचते हैं कि बाहर जाके ही नौकरी करना है या बाहर का विदेश का नौकरी ज़्यादा अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। हमारे कंट्री के लिए भी हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जैसा कि सर ने बताया कि हम लोग अगर लैब में कुछ काम कर रहे हैं तो वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं एक्चुअली, जो लोग लैब में काम कर रहे हैं उनका भी ये जिम्मेदारी है कि वो जाके देखें कि वो एक्चुअली में क्या एग्जिस्ट करता है, एक्चुअली में उसका रिटर्न क्या है। और यही मोटिवेशन सर का आज के दिन में सोशल वर्क में है। सो मैं सर और एक चीज़ आपको पूछना चाहूँगा कि अगर आपको पूछा जाए कि आपका मोटिवेशन क्या है सिर्फ ये सोशल सेक्टर में आने के लिए, क्योंकि आप जैसे आप बताए कि आपका एजुकेशन और कुछ चीज़ों के लिए था, आपने स्टडी कुछ और चीज़ों के लिए किए हैं, फिर आपने सोशल वर्क को ही चुन लिया अपना करियर के लिए। आज के दिन में आप फुल फ्लेज एक सोशल वर्कर हैं। तो आपका आपका क्या मोटिवेशन काम करता है, आपका क्या माइंडसेट था सोशल वर्क में आने के लिए? ओके, तो पहली बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सोशल वर्कर इज़ अ वेरी ब्रॉड सेंस, मतलब, और शायद सोशल वर्कर हम जब किसी को बोलते हैं तो उनमें पहले तो एक लीडर होने का एक गुण रहना चाहिए, और आजकल जो सोशल वर्कर जो अपने आप को सोशल वर्कर बनते हैं उनका एक पॉलिटिकल अलाइनमेंट होता है। इन दोनों में से कोई भी मेरे पास नहीं है और मुझे उस तरफ जाने की अभी तक तो इच्छा हुई नहीं है। पर मैं अपने आप को जो कहना चाहूँगा वो है, आई एम सॉर्ट ऑफ अ रिसर्चर। जो मैंने 10 साल पहले या 20-15 साल पहले जब से मैंने अपना लैब या अपना रिसर्च का करियर शुरू किया था, तब से ही एक बेसिक आइडिया मेरे मन में आता था कि क्या करना है, मतलब क्यों हो रहा है, सवाल कैसे पूछने हैं, सवालों के उत्तर कैसे खोजने हैं। तो एक्चुअली मुझे लगा जब मैं पहले एकदम पहले जब आया था डेवलपमेंट सेक्टर या सोशल सेक्टर में, तो मुझे पहले लगा था कि अरे मैं यहाँ पे फिट कैसे करूंगा, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत अलग, मतलब लोगों के साथ काम होता है। मैंने इतने दिन बैक्टीरिया के साथ काम किया है। लोग और बैक्टीरिया एक तरह से तो होते नहीं है, सभी को पता है। पर हम फिट कैसे करें, मैं फिट कैसे करूंगा। तो फिर मुझे लगा कि मैंने जो रिसर्च का प्रिंसिपल सीखा है कि एक क्वेश्चन करो, उस क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढो और उसको वो ढूंढने के लिए एक एक रास्ता बनाओ। किस तरह से आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उसी वही आपको दिखाएगा कि उसके उत्तर किस तरफ से मिलेंगे। तो ये जो एटीट्यूड मुझ में ग्रो किया था, जो 8-9 साल मैंने लैब में काम किया, तब मैंने मेरा ये एटीट्यूड जो ग्रो किया था, वो सेम एटीट्यूड यहाँ पे भी लग रहा है, या उसकी जरूरत यहाँ पे भी पड़ रही है। तो ये जो शिफ्ट हुआ, तो वो मेरे एटीट्यूडनल शिफ्ट चेंज, मतलब एटीट्यूडनल या मेरे प्रोसेस में उतना शिफ्ट नहीं हुआ। जो शिफ्ट हुआ वो है कि मुझे, मतलब अगर मैं सोशल सेक्टर को एक गेम बोलूं तो रूल्स ऑफ द गेम सीखने पड़े। जो रूल्स होते हैं वो सीखने पड़े कि कैसे चीजों को फ्रेम करना चाहिए, कैसे चीजों के बारे में सोचना चाहिए, किन किन एजेंसीज के बारे में जानना चाहिए। जैसे हम सोशल सेक्टर में काम करते हैं, हमारे और हम लोग अपने को एनजीओ या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलना चाहते हैं, बट we should always remember the biggest social sector agency is the states or the country's government। and we have to, एक टाइम पे हम लोगों को उन पॉलिसीज के बारे में और जिस फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं उस फील्ड के गवर्नमेंट सेक्टर इनिशिएटिव्स के बारे में जानना पड़ता है। एंड आई थिंक वो चीजें जानना, उन चीजों के बारे में बातें करना, उन चीजों के बारे में पढ़ना is the most important shift that I had to take। क्योंकि इतने दिन मैं रिसर्च के जो बिग जर्नल्स है मैं उनके बारे में पढ़ता था, एंड आई डिडंट हैव टू थिंक अबाउट कि पॉलिसीज क्या है। पर जब मैंने डेवलपमेंट सेक्टर या सोशल सेक्टर में काम करना शुरू किया, तो मुझे ये समझ में आया कि लोगों ने क्या किया है वो तो जानना ही है, प्लस हमें ये भी जानना है कि अभी के गवर्नमेंट रूल्स क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है, और उस हिसाब से हम कहाँ खड़े हैं।
बिल्कुल। So I think that was the first thing I sort of learned जब मैंने ये शिफ्ट किया. एंड आई थिंक वो जो एटीट्यूडनल चेंज आया मुझ में कि मुझे गवर्नमेंट के पॉलिसीज के बारे में भी जानना है जो पॉलिसीज मुझे इन्फ्लुएंस करती हैं. आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट सॉर्ट ऑफ स्विच जिसने मुझे इस तरफ और भी ज्यादा फोकस किया. और उसके बाद तो ये जो मैंने बोला कि एक रिसर्च का एटीट्यूड की क्वेश्चन कैसे पूछे, उसके लिए काम कैसे करे, जो अभी जो सोशल वर्क करते हैं उस काम को इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं. मैं जब रिसर्च फील्ड में था हम उसको एक्सपेरिमेंट बोलते थे. तो द थिंग्स आर मतलब चीजें एक ही जैसी हैं पर उनका नाम अलग अलग है जिनके लिए वाजिब रीजंस भी हैं. पर जो एट द एंड ऑफ द डे हमें जो करना पड़ता है वो है कि हम लोग को समझना पड़ता है कि हम जिस सेक्टर में हम जिनके लिए काम कर रहे हैं, हम जिनके अगर वो एनवायरनमेंट है तो एनवायरनमेंट भी, तो वो अभी कहाँ खड़ा है, अभी किस तरफ जाने की इसकी क्षमता है और हम किस तरफ इसे ले जा सकते हैं. दैट वाज द आइडिया दैट गेव मी दैट वाज द शिफ्ट दैट आई नीडेड जब मैंने सोशल सेक्टर की तरफ स्विच किया. So that's it, yeah. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया तरीके से आपने समझा दिया, हमारे स्टूडेंट्स भी समझ गए होंगे. अब एक ना सवाल हम लोग हमारे पास बार बार आए हैं जब हम लोगों ने अप्रोच किया था हमारे व्यूअर्स के साथ कि इस तरीके के एपिसोड ला रहे हैं, आप लोगों के मन में क्या सवाल है वो दीजिए. और लकीली आप हमें मिल गए जो उस सवाल के साथ बहुत अच्छे तरीके से मैच करते हैं. और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा स्टूडेंट को ये समझने के बाद. जैसे हम लोग जब भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, सोशल सेक्टर, डेवलपिंग सेक्टर, उसमें एक बड़ा फैक्टर होता है फंड रेजिंग. जो आप ऑलरेडी आप उस चीज़ में आप अभी काम भी कर रहे हैं और आपके पास एक एक अच्छा सा एक्सपीरियंस भी है. तो थोड़ा सा हम लोग जानना चाहेंगे फंड रेजिंग क्या होता है, किस तरीके से होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, इसमें डिफ़िकल्टीज़ क्या होता है, ये थोड़ा चीज़ आप अगर हमें बताएंगे तो बड़ा अच्छा होगा. मुझे मैं फंड रेजिंग के बारे में बोलने से पहले मैं मेरे एक सॉर्ट ऑफ कलीग हैं या एक्वेंटेंस है, उन्होंने मुझे एक बात की थी जो मेरे लिए गोल्डन वर्ड है. शायद स्टूडेंट्स को भी सुनने में थोड़ा सा, मैंने भी जब पहले सुना था मुझे जरा अटपटा लगा था, बट उन्होंने जो बोला था, द एसेंस ऑफ फंड रेजिंग इज फ्रेंड रेजिंग. अगर आप अपने फ्रेंड्स बना सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, आप कैसे करने जा रहे हैं, गेटिंग फंड्स बिकम अ टेक्निकलिटी. मतलब मैं अब आपको बोलूंगा कि कितने तरह के फंड्स होते हैं और किस लिए उनको किस तरह से उनको अप्रोच किया जा सकता है. बट द एसेंस इज कि यू हैव टू रेज फ्रेंड्स टू रेज फंड्स. इनिशियली यू हैव टू टॉक अबाउट यू, जिसको हम लोग नेटवर्किंग कहते हैं या कभी कभी अलग अलग तरीकों से अलग अलग नामों से इस रिलेशनशिप को जाना जाता है. बट प्रोग्राम में फंड रेज करना वो तभी इजी हो सकता है जब आपके पास एक नेटवर्क हो जो आपकी बातें समझ सके, जो आपको ठीक लोगों तक पहुंचा सके, जो आपका जो आइडिया है उसके साथ अट्यून होके जो आपकी मदद कर सके. वो पहले फंड नहीं भी हो सकता है. इनिशियली इट माइट नॉट बी फंड, इट माइट बी सम नॉन फंड सपोर्ट. कोई आपको 15 मिनट बोलने का जगह देता है, तो दैट इज अ रिसोर्स. सो ये फंड रेजिंग से ज्यादा मुझे लगता है वी शुड कॉल इट अ रिसोर्स मैनेजमेंट या रिसोर्स मोबिलाइजेशन आजकल बहुत लोग कहते हैं. पर तो इसमें जो अभी बेसिक टेक्निकलिटीज है, मैं उन टेक्निकलिटीज के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जनरली हम लोग जब फंड रेजिंग के बारे में सोचते हैं, हम लोग के पास 4 एवेन्यूज होते हैं. एक्चुअली तीन मतलब एक के 2 भाग हैं जिनको अलग से एक्चुअली मुझे लगता है अलग से एड्रेस करना चाहिए. तो पहला फंड रेजिंग सॉर्ट ऑफ एवेन्यू है गवर्नमेंट. बिल्कुल, गवर्नमेंट फंड्स आर अवेलेबल फॉर सोशल कॉजेस वेरियस टाइप्स. पर उनमें उनके कुछ स्पेशलिटीज होते हैं. फर्स्ट है आपको उनकी मतलब
आपको उनके ढांचे में अपने आप को ढालना पड़ता है, बिल्कुल। उसके बाद आप उसकी तरफ जा सकते हैं। सेकंड है, ये बहुत मतलब जनरली एक गवर्नमेंट फंड का मिलने का एक लंबा प्रोसीजर रहता है। हम्म। तो और फिर उसके प्रोसीजर के पहले बहुत सारे ड्यू डिलिजेंस रहते हैं, जो कि एकदम जो स्टार्ट में काम करते हैं, जो स्टार्टअप्स के साथ काम करते हैं, उनके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। हाँ, और कभी कभी ऑर्गेनाइजेशंस इटसेल्फ, वो लोग अपने आप को गवर्नमेंट फंड से बाहर रखना भी चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो गवर्नमेंट पॉलिसी से बाहर रखना चाहते हैं, बट गवर्नमेंट फंड से बाहर रखना चाहते हैं। इसमें थोड़ा सा बहुत टेक्निकल है, बट ये बहुत प्रैक्टिकल डिफरेंस है इसमें। आपको गवर्नमेंट पॉलिसीज को मानना पड़ेगा, आपको गवर्नमेंट पॉलिसीज के साथ अपने आप को ढालना पड़ेगा, पर गवर्नमेंट फंडिंग इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियो। तो हर वक्त ज्यादातर मतलब मैंने जिन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जिन लोगों के साथ काम किया है, मैंने अक्सर देखा है कि गवर्नमेंट फंड्स उनकी प्रायोरिटी होती नहीं है। ऐसा हो सकता है कि मैं जिनके साथ एसोसिएट बिल्कुल। हुआ हूँ, हाँ। उनकी फिलोसफी से अलग है, बट गवर्नमेंट फंड्स आर वेरी वेरी मतलब दीज आर वन ऑफ द बैकबोन ऑफ सोशल सेक्टर और डेवलपमेंट सेक्टर। बिल्कुल। तो ये गया गवर्नमेंट फंड। इसके बाद दो फंड्स आते हैं जिनको हम लोग कभी कभी एक ही ढांचे में ढाल सकते हैं, वह इंस्टीट्यूशनल फंड्स। ओके। तो इंस्टीट्यूशनल फंड्स दो तरह के होते हैं आज की दुनिया में जाके। एक है जिन्हें हम कहते हैं CSR फंड्स या कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स। ये ज्यादातर हमारी इंडिया की कंपनीज जो है, इंडिया बेस्ड कंपनीज है, वो अपने प्रॉफिट का 2% एज पर एज आई रिमेम्बर 3 साल के एवरेज का 2% वो बाय मैंडेट, बाय गवर्नमेंट मैंडेट, कुछ कंपनीज के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उनको वो 2% सोशल सेक्टर में या डेवलपमेंट सेक्टर में सॉर्ट ऑफ स्पेंड करने पड़ते हैं, इट्स बाय लॉ। तो दैट इज वन ऑफ द इंस्टीट्यूशनल फंड्स। इसके साथ जो और एक इंस्टीट्यूशनल फंड्स है, वो है फाउंडेशंस एंड ट्रस्ट्स। ऐसे अभी बहुत सारे CSRs हैं जो अपना फाउंडेशन बना देते हैं, और दे सॉर्ट ऑफ डिस्पर्स और दे डू देयर वर्क थ्रू दोज फाउंडेशन। तो यहाँ पे एक ब्लरी लाइन है, और कभी कभी ऐसे फाउंडेशंस होते हैं जो देश के होते हैं, और कुछ फंड्स फाउंडेशंस होते हैं जो इंटरनेशनल होते हैं। तो ये रह गया, मतलब ये है इंस्टीट्यूशन फंड्स। एक है, इसका पार्ट है ट्रस्ट एंड फाउंडेशन, और एक है CSR। बट आज के दिनों में कभी कभी ये एक ब्लड लाइन हो जाता है, और इसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ऑर्गेनाइजेशंस या दोनों एजेंसीज काम करते हैं। जैसे गवर्नमेंट फंडिंग में वी आर मोस्टली डिपेंडेंट अपॉन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स। इसके लिए मतलब इंस्टीट्यूशनल फंड के लिए हम लोग देश और विदेश के ऑर्गेनाइजेशंस पर भी डिपेंड करते हैं। इसके बाद और एक सेक्टर है या और एक एवेन्यू है जहां से हम फंड या रिसोर्स मोबिलाइज कर सकते हैं। उसको बहुत मतलब वाइड सेंस में उसे कहते हैं रिटेल फंडिंग, यानी किसी इंडिविजुअल से हम सपोर्ट ले रहे हैं। ओके, जैसे एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, वो बच्चों को लेके काम करता है, तो आसपास के और लोग आ गए, आसपास का कोई मतलब थोड़ा सा वेल्दी पर्सन आ गया, तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं इनकी पढ़ाई के लिए महीने में इतने खर्च का जो है मैं बंदोबस्त करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा भी होता है। इसके साथ अभी जो है कि हम लोग सभी डिजिटल हो गए हैं, तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी है। यहाँ तक कि अभी तो जो सोशल प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक एक्सेट्रा, वहाँ से भी आप इंडिविजुअल फंड रेजिंग या रिटेल फंड रेजिंग कर सकते हैं। तो ये 4 एवेन्यूज जनरली यूज होती हैं फॉर फंड रेजिंग। अभी इन चारों के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके बारे में हम डिटेल्स में शायद आज बात नहीं करेंगे, बट हाँ, अगर कभी भी ऐसे एक सेशन की जरूरत हो तो हम जरूर उसके बारे में बात कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो ऑलमोस्ट हम लोगों को थोड़ा बहुत तो पता चल ही गया होगा कि किस तरीके का फंड होता है, कैसे रेज किया जाता है, उतना तो आपने बता दिया। अब डिटेल के लिए एक दिन हम लोग बैठ जाएंगे और टाइम निकाल के
उसके पहले या मुझसे भी बहुत बहुत सॉर्ट ऑफ नॉलेजेबल लोग हैं जो इनके बारे में आपको बात बता सकते हैं, बट वी विल सी, लेट्स सी। हाँ, बिल्कुल आप बिल्कुल। कुछ बोल बता रहे थे। हाँ। सो अभी एक चीज़ मेरे को और जानना है, जैसे कि आप फंड रेजिंग करते हैं तो प्रैक्टिकली जब आप लोग फंड रेजिंग करते हैं तो आपको किस तरीके का प्रॉब्लम या चैलेंजेस आपको आता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। वही वही जो गोल्डन वर्ड से मैंने शुरू किया था, यू हैव टू फ्रेंड्स रेज वाला। फंड, फ्रेंड्स। यू हैव टू रेज फ्रेंड्स। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस यू हैव टू एक्चुअली एड्रेस। आप इससे कभी अलग नहीं, मतलब आप इससे भाग नहीं सकते। बिल्कुल। यू हैव टू रेज फंड। आपको लगेगा कि गवर्नमेंट एजेंसी है, उनका प्रपोजल सबमिट करने का एक पोर्टल है, तो टेक्निकली हम वहां पे जाके हम लोग सबमिट कर देंगे, हम लोगों को मिल जाएगा। पर आप अगर जो दे रहा है उसकी तरफ से देखें, वो बस आपके प्रपोजल सुन रहा है, उसको आपके काम के बारे में, आपके पर्सनल के बारे में, आपके रिसोर्स के बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में उतना पता नहीं है। तो बिल्कुल। आपको ये भी बताना पड़ेगा, आपको ये लाइक जब आप रिसोर्स मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एजुकेट दैट पर्सन। ऐसा नहीं है कि आप भीख मांग रहे हैं और वो आपको भीख दे रहा है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। उसको भी जो बंदा या जो एजेंसी आपको अप्रोच कर रही है, या आप जिसको अप्रोच कर रहे हैं, आपको नॉलेज शेयर करना पड़ेगा कि आप किस तरह ये प्रॉब्लम डील कर रहे हैं, आप किस तरह ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो बिल्कुल। इसमें एक बंदे का काम होता नहीं है, मतलब इवेंचुअली शायद एक बंदा लिख के ये सबमिट करता है, पर ये पूरी टीम का एक एफर्ट होता है। और अगर टीम अच्छी नहीं हो तो वो दिखता है प्रपोजल में। जो एक्सपीरियंस लोग जो प्रपोजल्स लिखते हैं, जो प्रपोजल्स रिव्यू करते हैं, दे कैन एक्चुअली स्मेल कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का या डिफरेंट इशू, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एवेन्यूज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, तो बिल्कुल। ऐसी ऐसी चीजें, तो पहला जो चैलेंज आपके पास रहता है, जिसको आपको फेस करना ही पड़ता है, हाउ टू मेक फ्रेंड्स। हाउ टू मेक फ्रेंड्स। और ऐसा नहीं कि आपने पार्टी रखी और वहां पे आपके सारे फ्रेंड्स आ गए, दैट्स नॉट द पॉइंट। It's not a बिल्कुल। friend like that. You have to raise like-minded people. बिल्कुल। Like-minded people. वो आप रिटेल करो, आप इंस्टीट्यूशन करो, आप सीएसआर करो, या आप गवर्नमेंट करो। अगर आप गवर्नमेंट भी करते हो तो आपको आपके आसपास के लोकल जो गवर्नमेंट एजेंसीज है, अगर आप एनवायरनमेंट लेके काम करते हो, एनवायरनमेंट से भी अगर आप हेल्थ लेके काम करते हो, तो आपको जो गवर्नमेंट का हेल्थ स्ट्रक्चर है, प्राइमरी हेल्थ सिस्टम है, उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। लोकल लोगों को आपको अवेयर करना पड़ेगा कि आप ये करना चाह रहे हो। और तभी जाके आप उनका फीडबैक लेके जब आप काम करते हो, उनके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाते हो, तभी जाके आप जब एक गवर्नमेंट फंड के लिए अप्लाई करते हो, तो उनके पास आता है ये प्रपोजल रिव्यू का काम, या मतलब जो बोलते हैं कि फील्ड में जाके उसको रिव्यू का काम। So then, if they give a recommendation, a good recommendation, and by earnestly, in a professional way, I am not talking about any other uh, tricks. हाँ, बिल्कुल। तो जब वो आपके बारे में बताते हैं कि हाँ, we know this person, this organization, and they have been working in this area, जिससे यहाँ के लोगों का भला हुआ है, then you are already 2 स्टेप आगे with your application. तो इसीलिए फ्रेंड्स बनाना is one of the most important things in fundraising. बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, आप ये फंड रेजिंग के लिए 2-3 बार प्रपोजल के बारे में आप बताएं। हाँ, प्रपोजल तो मेरे पास ये चीज़ कई बार आया है कि सर हम लोग जब जो लोग पढ़ रहे हैं, एमएसडब्ल्यू कर रहे हैं, बीएसडब्ल्यू कर रहे हैं, तो उन लोगों का जानना है कि क्या राइटिंग स्किल डेवलप करना सोशल सेक्टर के लिए, या जब जब प्रोफेशनल लाइफ में वो इन्वॉल्व होंगे, वो कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हमारा सोशल वर्क है वो नॉर्मली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट होता है। उसमें जितने भी सवाल भी हम लोग लिखते हैं तो बहुत बढ़िया राइटिंग स्किल का जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन आपका क्या मानना है कि जब वो प्रोफेशनली जो कन्वर्ट होगा, जो बंदा
पढ़ के आएगा, फिर प्रोफेशनली वो कन्वर्ट होगा, तब उसका क्या मायने रहेगा, तब उसका राइटिंग स्किल कैसा होना चाहिए। क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट प्रपोजल के बात कर रहे हैं, तो हालांकि वो कहीं ना कहीं राइटिंग स्किल के साथ कनेक्टेड है। तो आप थोड़ा सा ये बताइए, राइटिंग स्किल का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे सोशल सेक्टर में, प्रोफेशनल लाइफ में। श्योर। मैं पहले बता दूं कि मैं खुद मतलब मैं थोड़ा बायस रहूंगा क्योंकि मैं खुद प्रपोजल लिखता हूँ, इसीलिए मुझे मैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मैं थोड़ा बायस रहूंगा अबाउट प्रपोजल राइटिंग स्किल्स एंड अदर थिंग्स। मुझे क्योंकि मैं ये रोज करता हूँ तो मुझे लगेगा दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड फॉर सोशल सेक्टर, बट आई अंडरस्टैंड दिस इज नॉट द अल्टीमेट थिंग। पर मैं ये मतलब हर जो प्रोफेशनल जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, और अभी बस सोशल सेक्टर या डेवलपमेंट सेक्टर के लिए किसी भी फील्ड में अगर आप काम करना चाहते हैं आज के दिन में, आप एक सर्विस दे रहे हैं। इफ यू आर नॉट अ लाइक सॉर्ट ऑफ आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप ऐसा अगर नहीं है, आप कोई सर्विस दे रहे हैं, तो आपका राइटिंग बस राइटिंग स्किल नहीं, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। इट्स नॉट ओनली राइटिंग, इट्स टॉकिंग, इट्स लिसनिंग, इट्स ऑल द थिंग दैट आर अराउंड यू। ये कम्युनिकेशन के जो टाइप की चीजें हैं वो उनको लेके आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। हाँ, और अभी ये करना बहुत आसान हो गया है, ये डिजिटल वर्ल्ड के आने के बाद, ये डिजिटल एक्सप्लोशन होने के बाद और सोशल मीडिया के बाद, दिस इज अ वेरी मतलब इजी थिंग, और नॉट ओनली इजी थिंग, इजीली एक्सेसिबल थिंग टू गो थ्रू। हाँ, मैं स्टूडेंट्स को बोलूंगा कि उन्होंने जितना भी काम किया है, जो वो रिपोर्ट लिखते हैं, जो वो डिफरेंट काइंड्स के असाइनमेंट करते हैं, मैं उनको एडवाइस करूंगा कि ऐसा सोच के कीजिए कि आप एक ब्लॉग सबमिट कर सकें। मतलब उसको जो टेक्निकल राइटिंग आपने की है उसको साधारण इंसान के समझ में आए ऐसे लैंग्वेज में आप कहीं लिखने की कोशिश कीजिए। और फिर आपका जो सोशल नेटवर्क है, वो इंस्टाग्राम के मेरे बारे में मुझे पता नहीं है, बट फेसबुक हो सकता है, लिंक्डइन हो सकता है। लिंक्डइन में तो अभी एक ब्लॉग का अलग सेक्शन भी मिलता है, तो आप वहां पे डालिए। वहां पे डाल के आप दूसरों से शेयर कीजिए, उनसे पूछिए कि और क्या किया जा सकता है, और अच्छा कैसे किया जा सकता है। सो इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस। और मतलब आप अगर चीजों को लिख सकते हैं, आप अगर चीजों के बारे में बोल सकते हैं, आपने जो महसूस किया है वो आप एक लॉजिकल स्टोरी हिसाब से बहुत कंसाइजली ना होने के बाद भी आप अगर बोल सकते हैं, तो वो करना अच्छा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको प्रपोजल लिखना ही पड़ेगा। प्रपोजल लिखना एक टेक्निकल चीज है, वो टेक्निकल चीज जिनका इंटरेस्ट है वो उसको और भी ज्यादा करेंगे। और आप जो काम कर रहे हैं वो आपकी भतीजी को बता सके, ऐसा स्किल आपके पास रहना चाहिए, ताकि आपकी भतीजी या आपका दोस्त, नुक्कड़ का दोस्त, वो भी समझ सके कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं, और ये करने से क्या होगा। दिस इज द ओनली थिंग यू नीड टू डू इन लाइक प्रपोजल राइटिंग। हाँ, उसके अंदर बहुत सारे लेयर्स होते हैं, बट द बेसिक थिंग इज आप क्यों कर रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द बैकग्राउंड, आप क्या कर रहे हैं, तो आपकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी क्या है, फिर आप जो करेंगे उससे क्या होगा, मतलब इम्पैक्ट। तो अंग्रेजी में बोले तो ये बहुत सारी चीजें हम लोगों ने ये टर्म सुने होंगे, बट दिस इज द नॉर्मल थिंग दैट वी आर एक्चुअली डूइंग जब हम लोग लिखते हैं किसी के बारे में। अगर आपको अभी लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मेरा सजेशन रहेगा कि आप ब्लॉग लिखिए, आप फेसबुक में लिखिए, आपके काम के बारे में लिखिए, एक फोटो डालिए और फिर उसको एक्सप्लेन कीजिए। आप रेगुलरली करते हैं, आप सोशल मीडिया के लिए आप अपने दोस्तों के साथ ये सब हमेशा करते हैं। यूज दैट मीडिया टू डेवलप योर स्किल। एंड मतलब लिखना वो प्रैक्टिस के अलावा होता नहीं। आप पहले दिन से, आप हो सकता है मैं मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, मैं पहले दिन से बहुत अच्छा राइटर नहीं था, अभी भी हूँ कि नहीं मुझे पता नहीं, पर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा जब मैंने बार बार लिखना शुरू किया। सो इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। सो आप जब भी ये चीजें बार बार करते हैं, आपको फीडबैक मिलता है, और स्पेशली जो मैंने बोला था फ्रेंड्स बनाने चाहिए, आपके फ्रेंड्स से जब फीडबैक मिलना शुरू करता है,
बिल्कुल। देन यू गेट टू नो कि आप कैसे लिख रहे हैं, आप कितना लिख रहे हैं। अब इसके बाद जो प्रपोजल लिखना या फिर कोई टेक्निकल जो चीजें हैं वो लिखना, वो तो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आपके असाइनमेंट्स में वो सब आ ही जाती हैं। पर मेरा मेरा मानना है या मेरा एक्सपीरियंस है कि आप जितना ये प्रैक्टिस करेंगे, और अभी प्रैक्टिस के बहुत सारे एवेन्यूज हैं आपके सामने खुले हैं, आप जितना ये चीज करेंगे आपका वो स्किल उतना डेवलप होगा। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। शुरू में सभी गलती करते हैं, शुरू में सभी को लगता है कि कैसे लिखे कैसे लिखे, एक मेंटल एक ब्लॉक रहता है सभी के। बट बिल्कुल। जब आप लिखना शुरू कर देते हैं, आपको फीडबैक मिलता है, तो आप अपने आप कॉन्फिडेंट होते रहते हैं, एंड दैट शोज इन योर राइटिंग। इट्स जस्ट दैट। बहुत अच्छा। सो आपने 2-3 पॉइंट हमारे स्टूडेंट को बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए कि जो भी लिखना है आप अपने सोशल मीडिया में दोस्तों के साथ आप बाँट के कीजिए, ताकि आपको ज़्यादा डर भी ना रहे, है ना? डर भी ना रहेगा, क्योंकि वो अपने दोस्त में है, वो उसको लगेगा नहीं कि मैं प्रोफ़ेशनल। जब क्या होता है, लगभग हम लोग गलती यही करते हैं कि प्रोफ़ेशनल होने के पहले हम लोग वो सारे काम करते ही नहीं है जो प्रोफ़ेशनल होने के बाद चाहिए। तो वो एक्सपोज़र आज से शुरू करना चाहिए। उसका जो सोशल मीडिया है उसमें 2-3 चीज़ और बढ़ जाएगा, उसका नंबर भी बढ़ जाएगा। जो और कनेक्शन में है उसको पता भी चल जाएगा वो क्या कर रहा है, क्या सोच रहा एग्जैक्टली। है, स्किल भी बढ़ जाएगा, दोस्त भी बढ़ेगा, मोटिवेशन भी लगेगा, है ना? तो ये तो आपने और फिर आपके मतलब आपके सेक्टर में जो है, जो आपसे रोज नहीं मिल रहे हैं, वो कभी कभी आपका लिखा हुआ चीज पढ़ सकते हैं, आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, इससे आपकी रीच बढ़ेगी, आपको जानने को मिलेगा कि इस फलाना जगह में इस चीज को लेके कैसा काम हो रहा है, क्यों क्यों कर रहे हैं ये लोग। तो आप खुद अपने बारे में तो बताएंगे ही, आपको दूसरे के बारे में भी समझने को मिलेगा, सोचने को मिलेगा, आपको खुद को इम्प्रूव करने का मौका मिलता रहेगा। बहुत बढ़िया। सो हम लोग बहुत टाइम ले लिए हैं, ऑलमोस्ट हम लोग आखिरी पन्ने में हैं। मैं आखिरी एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, हालाँकि आपने ऑलमोस्ट ये सारे सवाल का जवाब बड़े अच्छे तरीके से दे दिए, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ एक सवाल रहेगा कि जो लोग सोशल वर्क पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपने आप को सोशल वर्कर देख के उन लोगों को क्या टिप देना चाहेंगे, ताकि उनका एजुकेशन प्रोफेशनली ट्यून हो जाए, वो थोड़ा-सा उसको लगे कि मैं प्रोफेशनलिज़्म की तरफ जा रहा हूँ। तो आपका क्या एडवाइस रहेगा या टिप रहेगा उन लोगों का एजुकेशन के टाइम, वो क्या करेंगे ऐसा कि उनका थोड़ा-सा डेवलपमेंट हो जाए? अ, बहुत सिंपल सी बात है जो मैंने नहीं की, मैं अभी रिग्रेट करता हूँ। आप अगर सोशल सेक्टर में हो तो अपनी चारों ओर जो सोसाइटी है उसके बारे उसको भी देखो। वहाँ पे बहुत सारी चीजें हो रही है जिस पे आप पार्टिसिपेट करके नए स्किल्स बना सकते हो। मतलब बचपन में मेरे यहाँ पे सरस्वती पूजा होती थी, मेरे घर में एक ड्राइंग स्कूल था, और हम लोग सभी मिलके मतलब दुकान में जाते थे, बाजार करते थे, फिर खाना प्रसाद के लिए सारे जुगाड़ करते थे, ऐसी चीजें बहुत करते थे। और फिर बिल्कुल। उसमें और एक चीज रहता था कि हम लोग दूसरों के पास जाके चंदा मांगते थे। हाँ, तो वो एक्चुअली जब मैं ये फंडरेजिंग का काम करता हूँ तो मुझ में वो एक्सपीरियंस है, मेरे सर के पीछे कहीं पे वो एक्सपीरियंस काम करता है कि मैंने तो ये किया हुआ है। किया हाँ, हुआ है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब बिल्कुल। आप छोटी छोटी चीजों से एक्सपीरियंस गैदर कर सकते हैं। मुझे याद है, मैं जब अपनी पीएचडी कर रहा था तो दिवाली के मौके पे हम लोग इंडियन स्टूडेंट्स दिवाली सेलिब्रेट करना चाहते थे, तो हम लोगों को फंड की जरूरत थी। तो मैंने एकदम मतलब ठेले वाले की तरह लोगों को बुला बुला के वो छोले भटूरे खिलवाए हैं अमेरिकन को। तो उस तरह उस वो जो एक्सपीरियंस रहता है वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। और बिल्कुल, आपको अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है, ज़रूरत एक्चुअली नहीं। आपको जरूरत नहीं है। आपके चारों तरफ जो हो रहा है, जो छोटे छोटे काम हो रहे हैं, आप जरा उनमें इन्वॉल्व हो जाइए। प्रोफेशनल आप तभी बनेंगे जब आपके पास डिग्री हो और जब आपके पास एक्सपीरियंस हो। बिल्कुल, डिग्री तो आपके यूनिवर्सिटी का करिकुलम आपको दिलवा देगा, पर एक्सपीरियंस कभी कभी वो डिग्री वो करिकुलम दिलवा नहीं नहीं सकता। देता।
बिल्कुल, वो वो जो एक्सपीरियंस है, वो अगर आपको चाहिए तो गेट इन्वॉल्व इन योर सोसाइटीज वर्क। ऐसा नहीं है कि आप सबसे गरीबों के साथ काम करेंगे या सबसे पिछड़े वर्ग के साथ काम करेंगे, पर आप लोगों के साथ काम करेंगे। उनको बिल्कुल, कैसे कन्विंस करना है, उनके साथ उनकी बातें कैसे समझनी है, कैसे लोगों से आपको लोगों को इकट्ठा करना है, जो हम लोग अंग्रेजी में मोबिलाइजेशन बोलते हैं, इत्यादि इत्यादि। ये सारी चीजें हमारी सोसाइटी में है, ऑलरेडी है। अगर हम लोग ये चीजें अपने से खुद से हम लोग ये चीजें प्रैक्टिस करते रहे, तो जब हम लोग प्रोफेशनल बनते हैं, सो कॉल्ड प्रोफेशनल, जब हम लोग ये काम एक लिविंग मतलब ये एक लाइवलीहुड के लिए करते हैं, तब ये स्किल्स अपने आप काम आते हैं। तो ये स्किल्स हम लोग जितना डेवलप करेंगे हमारे बिल्कुल। जनरल आय मतलब आने जाने के या रोजमर्रा की जिंदगी में, हुँ, तो हुँ, हुँ। उतना उतना ही बेनिफिट होगा इवेंचुअली। बिल्कुल, हाँ, ये चीजें मतलब दोस्तों के साथ एक रिलेशन बनाए रखना भी एक बड़ा स्किल है। आपके स्कूल के दोस्तों के साथ अगर आज भी आपके रिलेशनशिप्स हैं, तो आप जानते हैं कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो पुराने रिश्ते मेंटेन करना जानते हैं, बिल्कुल, पुराने रिश्ते मेंटेन करना जानते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन सोशल वर्क। दैट इज द एसेंस ऑफ सोशल वर्क, टू मेंटेन रिलेशनशिप्स। हमारे पास आज रिसोर्स रहे, कल नहीं रह सकता। आज हमारा सॉर्ट ऑफ हमारा मैं कहूँगा कि हमारा फिलॉसफी एक तरह का हो सकता है, कल वो बदल सकता है, फॉर डिफरेंट रीजंस, फॉर हुँ, हुँ, डिफरेंट हुँ। एक्सपीरियंसेस। बट ये जो लोगों के बारे में जानना, लोगों के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने की जो आदत है, ये आदत बहुत बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल, एक इंसान की तरह रहिए, एक इंसान की तरह रहिए। आप स्टूडेंट हैं, पर आप इंसान भी है। तो आपके चारों तरफ जो हो रहा है, आप उसको भी देखिए, उसमें इन्वॉल्व हो जाइए, क्योंकि वो आपको बहुत कुछ सिखाएगी। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से कि आपको क्या स्किल डेवलप करना है। बी इन योर बिल्कुल, सोसाइटी, बी इन्वॉल्व इन योर सोसाइटी। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। आज मैं भी बहुत सारी चीज़ नया आपसे सीखा, हालाँकि हमारे स्टूडेंट तो सीखे ही हैं और बहुत-बहुत धन्यवाद आप हमारे इन्विटेशन से एक्सेप्ट किए, आप आए हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए। कुछ मैसेजेस स्टूडेंट तक ज़रूर पहुँचा होगा और हम लोग फिर ऑर्गेनाइज़ करेंगे एक नए एपिसोड के साथ, सबके साथ हम लोग फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर आपके लिए और थैंक यू सो मच जितने भी व्यूअर्स आज देख रहे हैं उनको भी थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।